Good morning, students. Welcome to the new lecture of Transportation Engineering 2. Last time we have studied about joints of rails, defects in rails, and wear in rails. Today we will continue topic on rails. So today we are going to start with creep of rails. Creep question usually asked in exam. It is considered to be an important question. So creep of rail. Okay. So let's see what is creep of rail. लास्ट ईयर क्रीप ऑफ रेल्स का एक क्वेश्चन आया था. कोई क्रीप ऑफ रेल का पूछता है जनरली एग्जाम में. ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए और इजी टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है, क्रीप ऑफ रेल ये आता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए क्रीप ऑफ रेल होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. सी दिस डेफिनेशन. It is a horizontal or longitudinal movement of rails in a track. Okay, it is a horizontal or longitudinal. Horizontal or longitudinal both are same. Okay, movement of rails in a track. For example, if you see, suppose this is a railway track. So suppose train is moving in this direction. So creep will occur in this direction. Okay. Creep will occur in this direction. Now what is creep? It is a movement of rails. It is a movement of rail. For example, this is one rail. Okay, suppose this is a normal rail. Okay, this is the rail. These are the two rails. So in creep, the length of this particular rail increases. Okay, length of this particular rail increases. The movement of rail increases. Okay, it is a movement of rail. Okay, this rail length increases, that causes creep. Okay, so see, it is a horizontal or longitudinal movement of rail in a track. Okay, with respect to sleepers. इसमें क्या होगा, देखिए जैसे कि ये दो रेल्स है. ठीक है ना, ये रेल हो गया, ये नीचे की रेल हो गई, और ये जो दिख रहा है आपको वर्टिकल डायरेक्शन में, ये दिख रहे हैं स्लीपर्स. ठीक है ना. सो द मूवमेंट ऑफ रेल्स, ये जो रेल्स है ना, इसकी लेंथ हल्की सी इंक्रीज हो जाती है. ये जो अपनी ये जो मूवमेंट होती है, ये बहुत ही कम होती है, कुछ सेंटीमीटर्स में होती है मूवमेंट. ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगी एकदम. रेल जो कि सपोज 2 मीटर की, फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर की कोई रेल्स है. ठीक है, तो 2.1 हो सकती है मैक्सिमम. ठीक है, 2.01, 2.02 इस तरीके से मूवमेंट होती है. जो लेंथ है ना, वो सेंटीमीटर्स में बढ़ती है. सिंपल बता रहा हूँ, रेल की लेंथ का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज क्रीप. यानी कि जो नॉर्मल लेंथ थी, फॉर एग्जांपल ये एक रेल है, सपोज ये 50 मीटर की रेल है. ठीक है, कुछ महीनों बाद आप देखोगे तो ये हो जाएगी 50.1, 50.2, 50.5. ठीक है ना, यानी कि 50 मीटर्स की अगर रेल थी, तो कुछ महीने बाद उसमें क्या होगी, लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है. यूजुअली जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक केस में होता है. फॉर एग्जांपल ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्रीप इसी डायरेक्शन में होगा. ये जनरली होता है. ठीक है ना, बट ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली ऐसा हो सकता है. कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, उस डायरेक्शन में क्रीप ज्यादा होती है. तो क्रीप सबसे पहले समझ गए होंगे आप लोग. क्रीप क्या होता है, ये जो लेंथ है रेल्स की, इसका इंक्रीज होना. और इंक्रीज कितना होना, कुछ सेंटीमीटर्स इंक्रीज होना. ऐसा नहीं कि भैया 50 मीटर की रेल है तो एक महीने बाद वो 60 मीटर की हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. 50 मीटर की अगर रेल है तो एक महीने बाद वो 50.1 मीटर, ठीक है ना, समथिंग इस तरीके से होगा. यानी कि 1-2 सेंटीमीटर, 50.01, 50.02 इस तरीके से होगा वो. ठीक है ना, सेंटीमीटर्स में इंक्रीज होगा, नॉट इन टू मच इंक्रीज. ओके, very small increase will be there. So this is called as creep. Creep is nothing but horizontal movement of rails. ठीक है ना, इसे कहा जाता है creep. अब जो creep है, it can be minimized but cannot be stopped. Yes, it cannot be stopped. creep जो है वो होती ही है, हम इसे कम कर सकते हैं, बट इसे खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते. ठीक है ना, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि होता है जनरली. उसके रीजन हम देखेंगे क्यों होता है, बट जनरली इसे हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, लेंथ का इंक्रीज होना, लेकिन उसे हम खत्म नहीं कर सकते. ठीक है ना.
creep is common to all railway tracks. Yes, it is very common to all railway tracks. creep जो है वो यूजुअली होती ही है, कुछ सेंटीमीटर्स में जो लेंथ है रेल की वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद the rails in some places moves by several centimeters in a month, यानी कि एक महीने में, फॉर एग्जांपल एक ट्रैक आपने ले डाउन किया तो एक महीने में कुछ 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और कभी कभी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी कि वो कुछ सेवरल सेंटीमीटर्स में इंक्रीज होती है, ठीक है ना, मूव हो जाती है। यानी जो रेल है अपनी पोजीशन से थोड़ा सा लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है, मूव हो जाती है वो, ठीक है, मूव बाय सेवरल सेंटीमीटर्स। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे नेग्लिजिबल होती है मूवमेंट, बहुत कम होती है, कहीं पे कुछ सेवरल ज़्यादा सेंटीमीटर्स होते हैं, कहीं पे कम होता है, ठीक है। उसके बाद ये creep does not continue in one direction only, ठीक है, tendency to move gradually in the direction of dominant traffic। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक है वहां पे ज्यादा क्रीप होगा, बट ऐसा नहीं है कि उसी डायरेक्शन में होगा, हो सकता है पीछे साइड भी लेंथ इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, ये हम देखेंगे आगे डिटेल में। जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक है वहां पे डोमिनेंट है, यानी कि वहां पे ज्यादा क्रीप है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में होगी, वो दूसरे डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। Creep of two rails of a track will not be in equal amount. That is the most dangerous thing in creep. यानी कि जैसे कि ये जो दो लाइन्स, ये दो रेल्स, ठीक है ना, इसका मतलब है creep of two rails of a track will not be equal in amount. फॉर एग्जाम्पल ये जो रेल थी ये 2 सेंटीमीटर में का क्रीप आया, फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 सेंटीमीटर का क्रीप आया, लेकिन हो सकता है इसमें सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर का आया या आया ही नहीं, या 3 सेंटीमीटर का आया, यानी कि दोनों इक्वली मूव नहीं होगी, इक्वली इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग भी इंक्रीज हो सकता है, इक्वल जनरली दोनों का क्रीप नहीं होता है। अब ये रेल ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, ये कम हो सकती है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रीप। तो क्रीप का इंट्रोडक्शन था ये। क्रीप इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ रेल्स इन अ ट्रैक। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सी दिस इमेज, ये जो पॉइंट था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, क्रीप अगर बहुत ज्यादा किसी डायरेक्शन में खींच गया तो इस तरीके से ब्रेक भी हो सकता है। ये जनरली जॉइंट का पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, दिस इज जनरली, ये एक जॉइंट था, ठीक है ना, इसमें फिश बोल्ट वगैरह सारी चीजें, फिश प्लेट बोल्ट अलग अलग हो चुकी है। एक जनरली एक छोटी सी इमेज है, ठीक है, इस तरीके से क्रैक भी आ सकते हैं क्रीप की वजह से, बहुत सीवियर केस है। ये भी ऐसा है, एकदम इम्पॉसिबल चीज है जनरली आपको दिखाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से होता नहीं है इतना, लेकिन एक जनरली दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक जॉइंट था, ठीक है ना, जॉइंट के पास तो क्रीप आसानी से, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर जॉइंट है तो अगर ये रेल का क्रीप इस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये रेल जो है इसका क्रीप अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, जैसे कि इस डायरेक्शन में ये ट्रेन खींच रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींच रही है, तो क्या होगा, ये जो जॉइंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कि जो द जॉइंट्स आर कंसीडर्ड टू बी द वीकेस्ट पार्ट ऑफ रेलवे ट्रैक। जॉइंट जो है वो सबसे कमजोर पार्ट है रेलवे ट्रैक का। तो जब क्रीप आएगा, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट होगा रेल का इस डायरेक्शन में, तो ये जो जॉइंट का पॉइंट था, यहाँ पे जॉइंट जो है जो कम था जिसकी गैप, वो एक्सपांड और हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे टूट भी सकता है ट्रैक, ठीक है ना, बीच में से ये इस तरीके से अगर खींचेगा ज्यादा। क्रीप इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ रेल विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स, डेफिनेशन अभी हमने देख ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ क्रीप। कॉजेज तो काफी सारे हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं। ब्रेक्स ड्यू टू फोर्स व्हाइल स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, जैसे ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो क्या होता है, एक पुश करते हैं व्हील्स, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जब स्टॉप होती है ट्रेन तो क्या होगा, जब ब्रेक लगते हैं तो व्हील्स एकदम से रुक जाते हैं, तो वो फॉरवर्ड रेल को पुश करता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे एक्सीलरेट होना स्टार्ट हुआ तो बैकवर्ड रेल को पुश करता है, लेकिन जब स्टॉप, ट्रेन जब रुकने वाली होती है तो फॉरवर्ड, तो उसकी वजह से क्रीप होता है, इसको देखेंगे हम आगे। वेव मोशन ऑफ व्हील्स ड्यू टू व्हील लोड्स, रेल डिफ्लेक्ट्स एज अ कंटिन्यूअस बीम, ठीक है ना। क्रेस्ट एट सपोर्ट्स, जो स्लीपर्स है वहाँ पे क्रेस्ट फॉर्म हो जाते हैं। वेव मोशन का हम डिटेल में देखेंगे अभी। चेंज इन मोशन, चेंज इन टेम्परेचर, देखिए चेंज इन टेम्परेचर की वजह से तो आपको पता ही है, अनइक्वल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हॉट वेदर में ज़्यादा होता है एक्सपांशन, जैसे कि आपको पता ही है कि
जो हॉट वेदर है, समर में क्या होगा, पार्टिकल जो है वो एटम जो है एक्सपांड होते हैं ना, जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और विंटर में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पार्टिकल्स, कोई भी मटेरियल के एटम्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं जब वो हीट पे आते हैं, इसलिए एक्सपांशन कब होता है, समर में, और मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, विंटर में, इसलिए समर में एक्सपांशन होता है, विंटर में कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टील का, ठीक है। और कॉजेज देख लेते हैं हम। देखिए जब रेल्स जो है वो फिक्स प्रॉपर ना हो, है ना, जब रेल जो है वो स्लीपर से प्रॉपरली फिक्स ना हो, जैसे कि आप देखोगे इस तरीके से जब हम कोई भी ट्रैक लेते हैं, जो स्लीपर्स होते हैं, जो स्लीपर्स हम रेलवे ट्रैक पे बिछाते लगाते हैं, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक जो अटैच स्लीपर जो अटैच होते हैं वो रेल के साथ होते हैं, अगर स्लीपर्स को हमने स्ट्रांगली अटैच ना किए या रेल को टाइट से फिक्स ना किए, उसकी वजह से क्रीप बढ़ जाता है। ऑफकोर्स ये चीज़ तो होगी, अगर नट बोल्ट्स फिश प्लेट प्रॉपरली अरेंज नहीं है या वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये प्रॉपरली अटैच नहीं हो गया अगर स्लीपर और रेल, तो क्या होगा, ये क्रीप यहाँ पे खींचता चला जाएगा, रेल जो है वो मूवमेंट उसकी ज़्यादा होगी, अगर ये प्रॉपरली अटैच नहीं है, रेल्स आर नॉट टाइटली फिक्स, ये भी एक रीज़न है। बैड क्वालिटी स्लीपर्स, अगर आप अच्छे स्लीपर्स ना यूज़ करो, वुडन स्लीपर में ज़्यादा क्रीप होती थी, स्टील स्लीपर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं क्रीप के लिए, स्टील स्लीपर्स अगर आप यूज़ करो तो क्रीप कम से कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और कॉन्क्रीट में भी ज़्यादा क्रीप नहीं होती है। बैड ड्रेनेज, अगर अंडर वाटर ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, नीचे से ये क्या करेगा, बलास्ट मटेरियल को लूज करेगा, जब बलास्ट के ऊपर रेल रेस्ट कर रही है, बलास्ट लूज है यानी कि नीचे का अगर मटेरियल निकल गया, तो रेल जो है वो थोड़ा सा सस्पेंशन में रहेगी और खींचती चली जाएगी, ठीक है ना, जब नीचे उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बैड ड्रेनेज की वजह से सपोर्ट नहीं हो सकता है। नो प्रॉपर कंसोलिडेशन ऑफ बेड ऑफ ट्रैक, यही अभी मैंने रीजन बताया, कंसोलिडेशन कब खत्म होगा, जब वहाँ पे ड्रेनेज आ जाएगा। गेज जो है वो टाइटली मेंटेन ना हो, ठीक है ना, इम्प्रॉपर सुपर एलिवेशन एट कर्व, जब सुपर एलिवेशन है, ठीक है ना, वो इम्प्रॉपर सुपर एलिवेशन है तभी हो सकती है, ठीक है, अगर सुपर एलिवेशन जो कर्व पे है वो इम्प्रॉपर है ना, तब भी क्रीप हो सकती है, कर्व पे ज़्यादा क्रीप होती है कंपैरेटिवली स्ट्रेट ट्रैक के। उसके बाद ओवर कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक ऑन रेल्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रेनों का मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, क्रीप ज़्यादा होगा, है ना, अगर मूवमेंट ज़्यादा है ट्रेन का तो क्रीप भी ज़्यादा होगा। बैड जॉइंट ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, देखिए डेली इंस्पेक्शन रेलवे ट्रैक में बहुत ज़रूरी है, फिश प्लेट को प्रॉपरली, जो जॉइंट्स है रेलवे ट्रैक के, उसको बहुत प्रॉपरली उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ना, इसका इंस्पेक्शन डेली ज़रूरी है, स्पेशली जॉइंट्स पे, जॉइंट्स अगर ख़राब है तो क्रीप ज़्यादा हो सकती है ना, जॉइंट पे वीकेस्ट पॉइंट है इसलिए उसे मेंटेन करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है, तो ये कुछ कॉजेज है क्रीप्स के, ठीक है। अलावेंस ऑफ रेल एक्सपांशन जॉइंट, डिकेइंग ऑफ स्लीपर, अनइवन स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्लीपर्स लगे होते हैं ना उनकी जो स्पेसिंग है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी में जो 10 सेंटीमीटर है किसी में 20 सेंटीमीटर है, जो स्लीपर के बीच की स्पेसिंग है। डिफेक्टिव पैकिंग यानी ये बलास्ट मटेरियल, इनसफिशिएंट बलास्ट मटेरियल, इम्प्रॉपर यूसेज ऑफ ब्रेक्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से क्रीप फॉर्म हो सकता है, काफ़ी सारे रीजन है, ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट थियरीज ऑफ क्रीप। क्रीप थेरीज जो है वो 3 तरह की है, ठीक है, यानी कि ये थेरीज मतलब क्रीप कैसे फॉर्म हो रही है, जो थेरीज जो बताई गई है, ये 3 थेरी की जगह बताया गया है कि 3 वजह से क्रीप फॉर्म हो सकती है, ये 3 थेरी दी गई है, पहली वेव थेरी, दूसरी परकशन थेरी, तीसरी ड्रैग थेरी, ये तीनों की वजह से क्रीप फॉर्म हो सकती है, ठीक है, तो हम ये तीनों थेरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये मतलब क्रीप के फॉर्मेशन थेरीज है, क्रीप किन वजह से फॉर्म हो रही है वो बताइए थेरीज, ठीक है। सबसे पहली जो है वेव थेरी, इसमें आप देखोगे फर्स्ट जो थी वो थी वेव थेरी, ठीक है, वेव थेरी के बारे में देखते हैं। देखिए मूविंग व्हील्स लोड सेट अ वेव मोशन इन रेल्स, ठीक है, पहला पॉइंट, इसको मैं आपको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए वेव थेरी को देखेंगे यहाँ पे, देखिए सिंपल, इस तरीके से वेव मोशन फॉर्म होता है ट्रैक के ऊपर, ठीक है ना, ये क्यों होता है, जैसे कि ये व्हील है ना,
ये व्हील जब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, पीछे एक वेव मोशन एक रिवर्स कर्व बनता है और सामने भी एक कर्व बनेगा इस तरीके से। ये दिखेगा नहीं आपको, बस हल्का सा इफेक्ट आता है ट्रैक। ये स्ट्रेट ट्रैक हो सकता था, लेकिन जब इसके ऊपर व्हील आएगा तो क्या होगा, इधर दब जाएगा इधर साइड में व्हील की पोजीशन पे, और आगे इस तरीके से उठेगा और पीछे भी इस तरीके से लिफ्ट हो जाएगा। आगे और पीछे दोनों तरफ लिफ्ट होता है। एक जनरल एक थियरी है, ठीक है ना। ऐसा आप बोलोगे ट्रैक इस तरीके से कैसा हो सकता है ना। ऐसा होता नहीं है, बट एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की गई है कि वेव मोशन क्या होता है, ठीक है ना। जब इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो ये थोड़ा सा ट्रैक हल्का सा नीचे जाएगा और सामने से उठेगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें समझिए आप, यहाँ पे लिफ्ट हुआ, यहाँ पे लिफ्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब फिर ये आगे मूव करेगा तो ये जो वेव मोशन है आगे बढ़ते जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ वेव आगे 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 होता जाएगा। तो क्या होगा, ये रेल्स को देखिए ऑटोमेटिक ये वेव्स जो है ना बनते जाएगी आगे, तो रेल्स की लेंथ ऑटोमेटिक आगे की साइड में इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये जैसे वेव फॉर्मेशन आगे आगे होते जाएगा, ये व्हील इसको वेव्स को आगे मूव करता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लेंथ है रेल की, ये मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकता है। इसे कहते हैं वेव थ्योरी या वेव एक्शन। ये इसका थ्योरी इस तरीके से लिखी गई है। वेव मोशन इज सेट अप बाय मूविंग व्हील लोड्स, ओके, द वर्टिकल रिवर्स कर्व ABC फॉर्म इन द रेल अहेड ऑफ द व्हील्स। जैसे कि ABC कर्व है अहेड ऑफ द व्हील, ये देखिए यहाँ पे फॉर्म हुआ है कर्व है ना, बैक साइड में भी फॉर्म होगा आगे भी फॉर्म होगा, ठीक है ना, अहेड ऑफ द व्हील्स, रिजल्टिंग फ्रॉम द रेल डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। डिफ्लेक्शन जो व्हील का लोड है इसकी वजह से ये फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट में आया, यानी कि इसका रिजल्टिंग इन द डिफ्लेक्शन ऑफ लोड, ठीक है ना। फिर उसके बाद इज द चीफ कॉज ऑफ क्रीप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो वेव एक्शन है, ऐसा माना जाता है कि वेव एक्शन की वजह से ज़्यादा क्रीप होता है, ठीक है। ये वेव एक्शन जो हो रहा है ना, इसी की वजह से क्रीप ज़्यादा होता है, ठीक है। द व्हील पुशेस द वेव विद अ टेंडेंसी टू फोर्स द रेल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। जब भी हमने देखे कि जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा होती है क्रीप। क्यों होती है, क्योंकि द व्हील पुश द वेव विद अ टेंडेंसी टू फोर्स द रेल, ये जो रेल है देखिए इसको फोर्स कर रहा है, ये वेव जो है वो उसको इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, तो वेव इस फॉर्म होते जाएगी इस तरीके से फॉर्म होते जाएगी, ठीक है ना। ये जो वेव है ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होते जाएगा उसका इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक ऑन अ पर्टिकुलर रेल। द जॉइंट एक्शन बाय सेवरल व्हील कॉजेज क्रीप। ये जो हो रहा है इसकी, ये सारे जो एक्शन हो रहा है इसकी वजह से क्रीप होती है। एज द व्हील्स मूव, जैसे व्हील मूव करेगा, द लिफ्ट इन फ्रंट ऑफ मूविंग लोड इज thus carried forward by the wheels and causes creep, ठीक है ना। ये जो लिफ्ट हो रहा है ना, ये लिफ्ट होते जाएगा आगे भी, यहाँ पे लिफ्ट हुआ, फिर थोड़ी दूर पे व्हील यहाँ पे आएगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा ये लिफ्ट, लेकिन आगे फिर एक लिफ्ट फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से लिफ्ट फॉर्म होते जाएगा, जिसकी वजह से कैरी फॉरवर्ड होगा, जिसकी वजह से क्रीप होगा, ठीक है ना। ये जो वेव एक्शन की वजह से क्रीप होगा, ठीक है। Whereas the lift at the rear of the wheel get back to its normal position। और जैसे जैसे ट्रेन मूव करेगी, ये जो लिफ्ट हो रहा है ये नॉर्मल पोजीशन में आते जाएगा, लेकिन सामने वो लिफ्ट फॉर्म होते ही जाएगा, है ना। सिंपल, तो इसे कहा जाता है वेव एक्शन। बहुत सिंपल है, आप समझिए इसको, बहुत आसानी से समझ जाएगा किस तरीके से ये वेव की फॉर्म होती है ना। इस तरीके से दिखेंगी नहीं, बट एक जनरल एक थ्योरी है, इस तरीके से वेव फॉर्मेशन होता है। इसे क्या कहा जाता है, लिफ्ट, और देखिए इसे कहा जाता है पिच। ये जो दो पॉइंट है कर्व, ठीक है ना, इसे कहा जाता है पिच, और ये जो लिफ्ट हो रहा है इसे कहा जाता है लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट और ये पिच, ये दोनों रीजन इंपॉर्टेंट है वेव एक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझा है, बहुत सिंपल है। फिर से एक हल्का सा बता देता हूँ। देखिए जैसे ये स्ट्रेट ट्रैक था, जब व्हील आता है तो ये जो इम्पैक्ट है लोड का, इसकी वजह से ये नीचे दबेगा, नीचे ये डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये जो आगे के पार्ट्स हैं वो इस तरीके से लिफ्ट हो जाएंगे, है ना, लिफ्ट हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे व्हील आगे बढ़ेगा ये लिफ्ट भी आगे बढ़ता जाएगा, वेव्स बनते जाएगी, जिसकी वजह से जो लेंथ है रेल की, इसमें मूवमेंट आएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक। दैट्स व्हाई the creep is more towards the direction of movement, ओके। जिस मूवमेंट में जा रहा है वहाँ पे क्रीप ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंपल है, समझ गया होगा आई होप आपको। ये होती है वेव एक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक अंदाजा है, ऐसा होता नहीं है जनरल में, तो आप बोलोगे ऐसा ट्रैक तो आपने देखी नहीं कभी, ऐसा होता भी नहीं है, जनरल एक थ्योरी है क्रीप की, ठीक है। वेव एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय पिच एंड डेप्थ ऑफ वेव, ठीक है ना। जो डेप्थ ऑफ वेव है या पिच है उसे कम से कम करने की कोशिश की जाती है,
तब ये कम हो सकता है, ठीक है ना। पिच एंड डेप्थ ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन ट्रैक मॉड्यूलस के ऊपर डिपेंड है। अब ये पिच और डेप्थ का आप कम किस तरह कर सकते हो, कंट्रोल किस तरह कर सकते हो, ट्रैक मॉड्यूलस के ऊपर है। ट्रैक को स्टिफ कर सकते हो, जॉइंट्स को स्टिफ कर सकते हो, ट्रैक को स्टेबल बना सकते हो। स्टेबल और स्टिफ करने का मतलब है जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना, बलास्ट मटेरियल एकदम पैकिंग उसकी प्रोवाइड करना प्रॉपर, बड़े बड़े बोल्ड मतलब आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग बलास्ट मटेरियल यूज करना। नेक्स्ट लेक्चर में बलास्ट के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें किस तरीके से बलास्ट मटेरियल अच्छे हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्लीपर्स, ट्रैक को स्टेबल बनाने के लिए स्लीपर्स इंपॉर्टेंट है। स्लीपर्स जो है ना उनकी स्पेसिंग प्रॉपर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्टील स्लीपर्स यूज करने से ग्रिप कम होता है और कंक्रीट से भी कम हो सकता है, ठीक है। ये ट्रैक को स्टेबल बनाने के लिए, जब ट्रैक स्टेबल हो जाएगा तो पिच और डेप्थ जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वेव एक्शन को आप एंगुलर और हैवी बलास्ट, जब भी हमने बात की है, देखो अभी वो जो बोले वही चीज लिखी है इसमें। एंगुलर और हैवी बलास्ट यूज करना, वेव एक्शन कंट्रोल किस तरह होगा। स्लीपर टैंक की स्पेसिंग को कम से कम रखना है, यानी कि ज्यादा स्लीपर प्रोवाइड करना। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि इकोनॉमी भी देखना है आपको। ऐसा नहीं कि आप स्लीपर की स्पेसिंग बहुत एकदम क्लोज कर दो, आपको एक प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि स्लीपर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपर अगर बहुत दूर रहेंगे तो लोड नीचे ट्रांसफर कम होगा, ठीक है। आप रेल के सेक्शन का साइज बढ़ा सकते हो, बिगर रेल सेक्शन। इंक्रीजिंग स्टिफनेस ऑफ ट्रैक, स्टिफनेस कैसी बढ़ेगी ट्रैक की, जब आप ये पॉइंट्स को कवर करोगे ना तीनों को ऊपर के, तो ऑटोमेटिक ट्रैक जो है वो स्टिफ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो है क्रीप की, पहली जो थी वेव एक्शन, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ क्रीप इज परकशन थ्योरी। परकशन थ्योरी, ठीक है ना। परकशन में मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ डायग्राम के जरिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए परकशन थ्योरी आपको बताता हूँ। देखिए परकशन थ्योरी में क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये डायग्राम में परकशन थ्योरी जो होती है ना वो जनरली होगी जॉइंट के ऊपर। परकशन जो इफेक्ट आता है वो आता है जॉइंट के ऊपर, जैसे कि आप ये जॉइंट देख रहे हो, है ना। जब व्हील, जब ये ट्रेन का व्हील जॉइंट पे आएगा, आप खुद देखिए ध्यान से, इसका डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव हो रहा है। तो जब व्हील जॉइंट पे आएगा, आप खुद देखिए ध्यान से, जब ये इसके यहाँ पे टकराएगा, देखो ये जो रेल स्टार्ट हो रही है, ये जो जॉइंट के ऊपर ये जो पी, ये जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली जो रेल है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे खत्म हो रही है रेल, ये रेल यहाँ पे खत्म हो गई, फिर यहाँ से नई रेल स्टार्ट हुई, ये कनेक्ट किया हमने फिश प्लेट से। जब व्हील यहाँ पर आएगा कॉर्नर पे, तो आप खुद ही सोचिए ये जब कॉर्नर पे टकराएगा तो इसको तो इस डायरेक्शन में ढकेलेगा रेल को, है ना। देखिए इसको फेसिंग रेल बोलते हैं, इसको ट्रेलिंग रेल बोलते हैं। ये जो फेसिंग रेल है, जब जॉइंट पे आएगा ये पॉइंट, तो इसको तो इस डायरेक्शन में ढकेलेगा ना, सिंपल है कि नहीं, इस डायरेक्शन में इसको मूव करेगा, है ना। तो उसी की वजह से, ठीक है ना, उसी की वजह से क्रीप फॉर्म होता है, ठीक है। देख लेते हैं हम थ्योरी में। This theory states that the creep is due to impact of wheel at the rail end ahead at joints, ठीक है ना। impact of wheel, ठीक है ना, at the rail end, यहाँ पे impact जो आ रहा है, ठीक है ना, head of the joint. The horizontal component P and R tends to cause creep, while the vertical component Q tends to bend down the rail end vertically. Simple समझाता हूँ। ये जो इसके तीन कंपोनेंट है, ये P, ठीक है, ये R और ये Q। जो P और R है ना वो इसको आगे ढकेल रहे हैं। ये जो कंपोनेंट है इसके P और R, ये फेसिंग रेल को ये यहाँ से आगे ढकेलेंगे क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो रेल भी इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। और जो Q है यानी कि जो एकदम डाउनवर्ड है इसका कंपोनेंट, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में, ये जो रेल्स है ना इसको बेंड करने की कोशिश करेगा जॉइंट से। तो जब ये बेंड करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बैटर्ड रेल एंड हो जाएगा। बैटर्ड रेल एंड मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से ठीक है। तो जैसे कि ये दो आपको दिख रहे, सपोज ये जॉइंट है ना, यहाँ पे क्या होगा, जब व्हील आएगा ना तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ जाएगा, बैटर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा बैटर्ड होगा इस तरीके से। ये जो रेल है ना नीचे डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगी, ये व्हील के लोड की वजह से जॉइंट, तो ये थोड़ा सा बैटर्ड कर सकता है, ठीक है ना। Hence, as the when the wheels leave the trailing rail and strike the facing rail at each end, it pushes the rail forward, resulting in creep. Simple वो जो मैंने आपको बताया,
जब भी यहाँ पे व्हील आएगा, ये जो फेसिंग ट्रेलिंग रेल है ये तो बैटर्न हो जाएगी, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा तो नीचे की तरफ जाता है ट्रेलिंग रेल, और जो फॉरवर्ड जो फेसिंग रेल है ये इसको जो व्हील यहाँ पे पुश करेगा टी के डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में पुश करेगा, जिसकी वजह से क्रीप फॉर्म होगी। ठीक है, ये होता है परकशन थ्योरी में, जॉइंट पे होता है क्रीप। ठीक है ना, परकशन थ्योरी में जॉइंट पे क्रीप होगा। दो द क्रीप इज वेरी स्मॉल इन अ सिंगल इम्पैक्ट बट क्यूमुलेटिव इफेक्ट of number of wheels in quick succession results in sufficient creep. Though the creep is very small, ये जो creep है काफी कम है, एक सिंगल इम्पैक्ट की वजह से, एक ट्रेन गई तो कम होगा, लेकिन सोचिए जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ व्हील यानी कि बहुत सारे क्विक सक्सेशन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा क्रीप जो है फॉर्म हो सकती है। ट्रैफिक ज़्यादा है तो क्रीप ज़्यादा है, मैंने भी आपको बोला, इस तरीके से ये जॉइंट पे क्रीप होगा, है ना। समझ गए, व्हील आएगा ये जॉइंट के ऊपर, ये जो फेसिंग रेल है इसको टकराएगा, फॉरवर्ड पुश करेगा ट्रेन फेसिंग रेल को, ठीक है ना, फेसिंग रेल को पुश करेगा, तो इसी वजह से परकशन होता है। परकशन थ्योरी में क्रीप इस तरीके से फॉर्म होती है। आई होप आपको समझा है, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर दैट परकशन थ्योरी में आप देख लीजिए क्यों होती है, क्या चीज़ें क्रीप को इंक्रीज करती है। इससे लूज फिश बोल्ट्स यानी कि जो जॉइंट है वो लूज है, ऑफकोर्स। वॉर्न आउट फिश प्लेट आपको पता है ना, फिश प्लेट ये होती है, ये जो फिश प्लेट, ये जो कनेक्टिंग प्लेट है इसे फिश प्लेट बोलते हैं, हम काफ़ी लेक्चर से इसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लूज फिश बोल्ट्स, ये जो बॉयल्स के जो बोल्ट्स है वो लूज हो, फिश प्लेट खराब हो, पैकिंग प्रॉपर ना हो, एक्सपांशन जॉइंट, ये जो एक्सपांशन जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ना, ये एक्सपांशन जो जॉइंट है बहुत ज़्यादा हो। आप खुद सोचिए जो एक्सपांशन जॉइंट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो इसको ज़्यादा एरिया मिलेगा, है ना, ये जो व्हील का ये इतना जो एरिया है ना, ये एरिया बढ़ेगा, इसकी वजह से एरिया बढ़ेगा तो उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये फेसिंग व्हील ज़्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट डालेगा अगर ये एक्सपांशन गैप ज़्यादा है तो, है ना, तो ये एरिया इसको ज़्यादा मिलेगा, इसकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, मतलब क्रीप ज़्यादा होगा। उसके बाद हैवी एक्सल लोड मूविंग एट फास्ट स्पीड, ऑफ कोर्स लोड ज़्यादा है ना, ट्रेन बहुत स्पीड से मूव करिए, इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो जो फेसिंग रेल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कॉर्नर पे, है ना। ये जो इसके सपोज जैसे कि बहुत हैवी लोड या फास्ट मूविंग ट्रेन है, ये जो कॉर्नर है ना इसका फेसिंग रेल का, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर, यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा तो ज़्यादा क्रीप होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझा ये दो इम्पोर्टेंट। उसके बाद ड्रैग थ्योरी। ड्रैग थ्योरी देखिए सिंपल है, इट रिलेट्स टू द मोशन ऑफ लोकोमोटिव एंड वैगन्स। ठीक है ना, ड्राइविंग व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव causes backward thrust pushing the rail of track backward. ठीक है, other wheels of locomotive and wheels of wagon opposes the motion inertia force and push the rails in the direction of track. सिंपल मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रैक थ्योरी में क्या होता है। जैसे कि जो ट्रेन जब स्टार्ट होती है ना, सपोज आप समझ लीजिए रेल इस तरीके से देखिए, जैसे कि ये ट्रेन है फॉर एग्जांपल, ये व्हील है ना, तो जब ट्रेन स्टार्ट होगी, है ना, ये जो लोकोमोटिव का व्हील है ये रिवर्स इस तरीके से घूमेगा, है ना, इस तरीके से घूमेगा। जब इस तरीके से घूमेगा लोकोमोटिव का व्हील तो ये जो जब इस तरीके से रोटेट होगा तो ये जो इम्पैक्ट हल्का सा थ्रस्ट डालेगा इस डायरेक्शन में, हल्का सा थ्रस्ट जब ये रोटेट होगा लोकोमोटिव तो इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में जब ये रोटेट होगा तो इस डायरेक्शन में हल्का सा थ्रस्ट डालेगा, लेकिन इसके पीछे जो व्हील्स है ना, इसके पीछे जो ट्रेन के व्हील्स है, पीछे वाले जो व्हील्स है ना, जो लोग वैगन्स के व्हील्स है, ये क्या करेंगे, ये आगे पुश करेंगे इसको, ये जो है ये जो व्हील्स होती है लोकोमोटिव का व्हील है, जब जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई तो पीछे एक हल्का सा थ्रस्ट डालेगा, लेकिन ये जो व्हील है ना ये क्या करेंगे, ये इसको आगे की तरफ धकेलेंगे। ये वैगन्स के व्हील है और ये लोकोमोटिव का व्हील है। फॉर एग्जांपल सपोज जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई, ये रोटेट होना चालू हुआ, तो ये पीछे की तरफ थ्रस्ट फेंकेगा, है ना, लेकिन जो पीछे वाले वैगन्स है
वो क्या करेंगे, वो आगे की तरफ से धकेलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जिसकी वजह से क्रीप फॉर्म होगा। देखिए इसमें यहाँ पे वो लिखा है, इट रिलेट्स टू द मोशन ऑफ अ लोकोमोटिव एंड द वैगन्स। ये सपोज वैगन्स का व्हील है, ये लोकोमोटिव का व्हील है। ड्राइविंग व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव कॉजेज बैकवर्ड थ्रस्ट। ध्यान से देखिए, कॉजेज बैकवर्ड थ्रस्ट। ड्राइविंग व्हील ऑफ लोकोमोटिव, ये जो लोकोमोटिव का ड्राइविंग व्हील है, ये क्या करेगा, बैकवर्ड थ्रस्ट डालेगा। ये जैसे स्टार्ट होगा तो पीछे की तरफ पुश करेगा रेल्स को, है ना, pushing the rails of track backward. Other wheels of locomotive and wheels of wagons opposes this motion and push the rails in the direction of track. पीछे वाले जो है ये इसे क्या करेंगे, इसे अपोज करेंगे और आगे की तरफ ढकेलेंगे, जिसकी वजह से क्रीप फॉर्म होगी। तो ये होती है ड्रैग, यानी कि खींचना की थ्योरी। ड्रैग मतलब खींचना, है ना, पुल करना। तो ये होती है ड्रैग थ्योरी। आई होप आपको ये तीनों थ्योरी समझिए, सिंपल है काफी। अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर पूछना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों थ्योरी याद रखेंगे, वेव मोशन थ्योरी, परकशन थ्योरी एंड क्रीप थ्योरी। ओके, आगे देखते हैं। There are also some reasons due to which creeps are formed in a railway track. What are those? Let's see. Starting, accelerating, slowing down and stopping of train. ये सारी वजहों से भी क्या होगा, क्रीप होगी। जैसे कि अभी हमने देखी कि जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है तो क्रीप फॉर्म हो सकता है ना, लोकोमोटिव की वजह से एक्सेलरेट करती है, स्पीड बढ़ती है तो वो आगे पुश करेगा, इम्पैक्ट जिसकी वजह से होता है। जब ट्रेन एकदम से स्लो जाएगी या स्टॉप करेगी, यानी कि जब ब्रेकिंग इफेक्ट आएगा, जब ब्रेकिंग इफेक्ट आएगा, है ना, जब ब्रेक लगते हैं ट्रेन के, तब क्या होगा, जब ब्रेक लगेंगे ट्रेन के तो क्या होगा, वो ब्रेक की वजह से भी रेल को आगे पुश करेगा। तो ये चारों रीजन की वजह से एकदम से क्रीप आ सकता है ना, एकदम से उसके ऊपर क्रीप आ सकता है। फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। लोकोमोटिव का व्हील है फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रेन स्टार्ट होगी, ये रोटेट होना चालू होगा तो बैकवर्ड थ्रस्ट डालेगा, फिर एक्सीलरेट करेगा तो आगे की तरफ करेगा। स्लो हो गई, अब ब्रेक लगा, एकदम से ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, सपोज ये व्हील स्पीड से मूव करे, सडनली ब्रेक लगा तो यहाँ पे स्किड होगा, स्किड होने की वजह से इम्पैक्ट डालेगा किसके ऊपर, रेल्स के ऊपर। तो ये भी एक रीजन है क्रीप फॉर्म होने का, रेल जो है उसकी लेंथ बढ़ने का या मूवमेंट आने का रेल्स में। आफ्टर दैट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर। अभी हमने देखे कि समर में, है ना, समर में एक्सपांशन होता है रेल्स स्टील का। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो पिघलने की वजह से, हीट की वजह से उनका जो स्पेसिंग है मॉलिक्यूल्स का, मटेरियल में, वो बढ़ जाता है। स्पेसिंग बढ़ने की वजह से, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए एक्सपांशन क्यों होता है। मॉलिक्यूल्स का जो स्पेसिंग बढ़ जाता है पिघलने की वजह से, हीट की वजह से, तो क्या होता है, वो मटेरियल एक्सपांड होता है। दैट्स वाई एक्सपांशन ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब कब, जब समर में। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब जब हीट नहीं होगी, है ना, जब सपोज पहले हीट हुई उसके बाद हीट कम हो गई, है ना, जैसे कि विंटर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ सकते हैं, या उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से रेल्स की लेंथ कम भी हो सकती है, ठीक है, जनरली वो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्रीप ऑल्सो अकर्स ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। द क्रीप इज इन दिस केस इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, लोकेशन ऑफ ट्रैक, वेदर एक्सपोज्ड और शेडी सराउंडिंग्स। यानी कि लोकेशन जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट से जा रही है तो वहाँ पे इतना टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा जो कि एक खुले वेदर में होगा, है ना। ये सारे रीजन है उसमें, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेंज ड्यू टू टेम्परेचर। आई होप आपको ये भी समझा है। नेक्स्ट है अनबैलेंस ट्रैफिक। देखिए, इन अ सिंगल लाइन सिस्टम विथ हैवी इक्वल ट्रैफिक इन बोथ इन नंबर ऑफ लोड्स runs in both direction, the creep is almost balanced. Otherwise, heavy traffic in one direction will cause creep, which partially balanced by light traffic in opposite direction. In double line system, trains on a particular line being unidirectional, creep occurs in both the lines. इसका मैं सिंपल आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कभी भी सफ़र करते हो ट्रेन में तो आप देखते होंगे कि आपकी ट्रेन चल रही है, एक सपोज ट्रैक ये हो गया, एक ट्रैक ये हो गया, और उसके जस्ट बाजू में एक और ट्रैक होता है ना। जब आप ट्रेन से जाओगे आप देखोगे बाजू से ट्रेन आपके अपोजिट डायरेक्शन में गुजरती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज आप ये ट्रेन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप देखते हो आपके साथ जो बगल वाली जो लाइन है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ट्रेन। ये जो है, और कभी ये जो है ये डबल लाइन सिस्टम, यानी कि डबल लाइन सिस्टम, यानी कि आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और अपोजिट वाली इस डायरेक्शन में आ रही है।
तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले हम सिंगल लाइन को समझते हैं, और सिंगल लाइन में क्या होगा, कोई भी एक ही डायरेक्शन में एक सपोज लाइन है, जैसे कि ये एक लाइन होगी ट्रेन की, सिंगल लाइन सिस्टम बताता हूँ एक। तो देखिए जैसे कि ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है सिंगल लाइन सिस्टम। देखिए इसमें क्या होगा, दोनों डायरेक्शन से ट्रेन आएगी एक ही ट्रैक के ऊपर। ध्यान से देखिए, एक ही डायरेक्शन के ऊपर, एक ही ट्रैक के ऊपर दोनों डायरेक्शन से ट्रेन आएगी, इस साइड से भी, इस साइड भी जाएगी और इस साइड भी जाएगी, तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन सिस्टम। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, क्रीप बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि इस डायरेक्शन में जाने की वजह से क्रीप इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में जाने की वजह से इस डायरेक्शन में, क्रीप थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है ना। इसकी वजह से क्रीप बैलेंस हो जाता है। तो इस ट्रैक पे क्रीप ज़्यादा नहीं होगा, है ना, अगर दोनों डायरेक्शन से ट्रेन जा रही है, दोनों में क्रीप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको इसलिए क्या होता है, अनबैलेंस ट्रैक की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन में अगर गई तो क्रीप बैलेंस हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जब डबल लाइन सिस्टम है तो इसमें क्या होगा, इसी डायरेक्शन में क्रीप होगा और इसमें इसी डायरेक्शन में क्रीप होगा, तो बैलेंस होने का चांस ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी आपको डबल लाइन सिस्टम ही यूज़ करना है, क्योंकि ट्रैक के ऊपर हैवी लोड्स और ज़्यादा इम्पैक्ट आने की वजह से वो ट्रैक जो है वो डिसबैलेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा उसकी स्टिफनेस, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो बेटर डबल लाइन सिस्टम ही है, लेकिन क्रीप के हिसाब से आप देखोगे तो सिंगल लाइन सिस्टम में बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये है इसका सिंपल मीनिंग। ठीक है, आई होप आपको समझा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ क्रीप। ये क्रीप करता क्या है एक्चुअली। क्रीप की वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हम देखेंगे क्या होती है। सबसे पहले देखिए, एक्सपांशन गैप इज रिड्यूस्ड, बकलिंग ऑफ ट्रैक टेक प्लेस इन द डीरेल ट्रेन। आपको याद है अभी हमने परकशन थ्योरी में देखा, जो एक्सपांशन गैप है वो एक्सपांशन गैप बढ़ भी सकती है, इसमें रिड्यूस जरूर दिखा है, लेकिन याद रखिए एक्सपांशन गैप बहुत बढ़ भी सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। ठीक है, और बकलिंग ऑफ ट्रैक टेक प्लेस, जो गैप है वहाँ पे आपने देखेंगे जॉइंट में, है ना, जो परकशन थ्योरी में हमने देखा, जो जॉइंट है वहाँ पे बकल हो सकता है, तो डीरेलमेंट के चांस है। ठीक है, स्लीपर मूव आउट ऑफ इट्स पोजीशन, सिंपल याद रखिए। देखिए स्लीपर एक पोजीशन में था, अब एक जगह अगर खिंच रही है ये, फॉर एग्जांपल ये जो रेल है इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है क्रीप, तो क्या होगा, ये हल्का सा स्लीपर को भी अपनी पोजीशन से मूव करेगा, है ना। तो स्लीपर जो है अपनी पोजीशन से मूव हो सकता है, जो कि ऑटोमेटिकली गेज और अलाइनमेंट पे इफेक्ट डालेगा। स्लीपर मूव आउट ऑफ स्क्वायर एंड आउट ऑफ पोजीशन अफेक्टिंग द गेज एंड अलाइनमेंट। तो जो स्लीपर मूव हो जाएगा उसकी वजह से अलाइनमेंट पे इफेक्ट आएगा, या आप बोल सकते हैं गेज भी उसमें प्रॉब्लम, गेज में भी प्रॉब्लम आएगी, ये क्रीप की वजह से होता है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में डिस्टर्बेंस बहुत आएगा, जिसमें गेज का बहुत प्रॉब्लम है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में आपको अगर बताया जाए पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होगा, तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है, देखिए जैसे कि एग्जांपल में आपने देखा होगा नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग है, इस तरीके से ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और ये क्रॉस कर रही है एक और ट्रैक, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में। जब ये जो कोई भी पर्टिकुलर रेल है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे गेज को मेंटेन रखने में प्रॉब्लम आती है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्रीप की वजह से। उसके बाद बेंडिंग ऑफ बार, स्मैशिंग ऑफ फिश प्लेट, फिश बोल्स, जब भी हमने देखे परकशन थ्योरी में, है ना, उसमें आपने देखे कि किस तरीके से जब उसके ऊपर इफेक्ट आता है जॉइंट के ऊपर क्रीप का, क्या होगा, जो बार्स है, बेंडिंग ऑफ बार्स, फिश प्लेट जो है वो टूट सकती है, फिश बोल निकल सकते हैं। ठीक है ना, किंग्स फॉर्म होगी जॉइंट में, किंग्स में हमने देखे थे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्रीप के इफेक्ट की वजह से होगी। जब जॉइंट पे क्रीप जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, तो जॉइंट पे क्या होगा, जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जॉइंट पे आएगी, फिश प्लेट मूव आउट हो सकती है, फिश बोल निकल सकते हैं। दीज आर द रीजंस ऑफ क्रीप। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब क्रीप तो फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, क्रीप के इफेक्ट आ रहे हैं, क्रीप जो है वो रेलवे ट्रैक पर काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन क्या हम क्रीप को रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट हम ज़रूर कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते क्रीप को। वी कैन नॉट कम्प्लीटली फिनिश द क्रीप, बट वी कैन मिनिमाइज इट। ओके, सो हाउ वी कैन मिनिमाइज इट, देयर आर मैनी मेथड्स बाय मिनिमाइजिंग क्रीप। जैसे कि हमने देखे स्लीपर की डेंसिटी बढ़ाना, प्रॉपर स्पेसिंग, स्टेबिलिटी बढ़ाना, ठीक है ना। अब अगर क्रीप हो जाता है या क्रीप को हमको रोकना है, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है पुलिंग बैक ऑफ रेल्स, प्रोविजन ऑफ एंकर्स और एंटी क्रीपर्स, यूज ऑफ स्टील स्लीपर्स। ये तीन मेजर चीज़ें जिसको आप अप्लाई करने से
क्रीप को कम कर सकते हैं। पहला वाला वो है जो क्यूरेटिव मेजर है, यानी कि क्रीप हो चुका है, आपको उसे ठीक करना है। पुलिंग बैक ऑफ रेल सिस्टम क्या है, इसमें सिंपली क्या होगा, जैसे कि कोई पर्टिकुलर क्रीप हो गया, ट्रेन थोड़ा ये जो रेल है वो आगे मूव हो गई, आपको उसको वापस उसकी पोजीशन में लाना है, क्रैक आ गया वहाँ पे, ठीक है ना, तो वापस उसको पोजीशन में लाना है, तो ये देखिए इस तरीके से हम उसे ला सकते हैं। इफ क्रीप इज डिस्टिंक्टली विजिबल, यानी कि आपको क्लियर कट दिख रहा है कि क्रीप हुआ है, वहाँ पे क्रैक आ गया है ट्रैक में, ठीक है ना, लेंथ बढ़ने की वजह से क्रैक आ गया है, तो आप क्या करोगे, देयर आर रेमेडी टू पुल बैक द रेल्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। फॉर डूइंग दिस फर्स्ट इंस्पेक्ट द ट्रैक, सबसे पहले आप ट्रैक को पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करोगे। नोट द एक्सटेंट ऑफ पुलिंग बैक डिस्टेंस, यानी कि आपको कितना उससे वापस लाना है, पुलिंग बैक डिस्टेंस वो आप देखोगे। डिटरमाइन द पॉइंट फ्रॉम विच टू बिगिन, यानी कि कहाँ से आपको शुरू करना है, वो पॉइंट आपको देखना है। नाउ स्टार्ट पुलिंग द रेल्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन बाय मींस ऑफ crowbars, hooks प्रोवाइडेड थ्रू द फिश बोल्ट ऑफ होल्स, यानी फिश बोल्ट के लिए हम जो ये वेब में नहीं क्या होल्स करते थे फिश प्लेट को फिक्स करने के लिए, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो क्रोबार है इसे हम फिक्स करेंगे, और मैनुअली है ये जो मेथड है, ये जो इमेज दिख रही है इसमें मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली इसको हम पुश करेंगे वापस, ठीक है। The position of joints relative to the sleeper must be maintained and both the rail joint must be in their relative position. आपको जो positions का बहुत ख्याल रखना है, sleepers move out नहीं होना चाहिए। Pulling back the rail is very slow and tedious process is the only possible when small length is to be dealt. Okay? यानी कि अगर बहुत छोटी लेंथ है तभी आप करो, तो बहुत मेहनत का काम है और स्लो काम है। It has moreover been noticed that rails start creeping immediately after pulling back. ये मेथड देखिए क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जैसे आपने वापस ला दिए ना, तो उसमें क्या होगा, इफेक्ट ज़्यादा आएगा, फिर चालू अगर क्रीप स्टार्ट हुआ बहुत तेज से इमीडिएटली क्रीप स्टार्ट हो जाता है, ट्रेन जब मूव होगी तो आपने वापस ला दिए पोजीशन में, बट फिर जैसे ट्रेन गई तो स्पीड से क्रीप होना चालू होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है पुलिंग बैक ऑफ रेल्स में। इसलिए ये क्यूरेटिव मेजर कभी भी काम उतना नहीं आता जितना प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं। पुलिंग बैक ऑफ रेल्स यानी कि अपनी पोजीशन में वापस लाना, ये क्यूरेटिव मेजर यानी कि क्रीप हो गया है उसे हमको ठीक करना है। ये देखिए जो इमेज है, एक मशीन के जरिए हम इसको खींच रहे हैं रेल को, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है जिसकी वजह से हम इसे वापस उसकी पोजीशन में ला रहे हैं, तो ये होता है पुलिंग बैक ऑफ रेल्स। आगे देखते हैं प्रोविजन ऑफ एंकर्स और एंटी क्रीपर्स। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जो प्लेट दिख रही है ना, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये जो है ये जो है ये एंटी क्रीपर्स है। ये क्या करते हैं, रेल्स और स्लीपर को एक एक्स्ट्रा, आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा तरीके से हम इसे फिक्स करते हैं स्लीपर और रेल्स को, जिसकी वजह से इसे खींचे ना स्लीपर, ये जो रेल्स है मूव ना हो अपनी पोजीशन से, इसलिए हम यहाँ पे एंकर्स और एंटी क्रीपर्स लगाते हैं, ठीक है ना। द क्रीप ऑफ ट्रैक कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ एंकर्स एंड सफिशिएंट क्रीप ब्लास्ट फॉर क्रीप ऑफ 7.5 to 15 सेंटीमीटर इन अ मंथ, यानी कि एक महीने में अगर 7.5 से 15 सेंटीमीटर हो रही है क्रीप, तो आपको 4 एंकर पर रेल यूज करना है, ठीक है। और जब क्रीप 22 से 25 सेंटीमीटर होगी तो 6 एंकर्स पर रेल यूज करना है, ठीक है ना। ये इंडिया में जनरली हम यूज करते हैं। तो ये जो एंकर्स है इसे किस तरह फिट करते हैं, देखिए ये जो फुट है रेल का, है ना, ये जो फुट है रेल का, इससे और स्लीपर को प्रॉपरली हमें परफेक्ट एक कॉन्टैक्ट लगा के साइड से इसे फिक्स करना पड़ता है, ठीक है ना। If creep occurs in both direction, anti-creepers are provided in both the sides of sleeper. दोनों साइड में आपको प्रोवाइड करना है एंटी-क्रीपर्स और एंकर्स दोनों को, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेल एंड शुड नेवर बी फिक्स नियर द जॉइंट। ये जो एंटी क्रीपर्स है, क्रीपर्स है, इसे जॉइंट में आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉइंट में हम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं, इसे हमें फिक्स करना है नॉर्मल इसमें, ठीक है ना। तो ये होता है प्रोविजन एंकर्स और एंटी क्रीपर्स का, इस तरीके से हम उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं, एक्स्ट्रा तरीके से उसे अटैच करते हैं स्लीपर्स। तो ये होता है प्रिवेंटिव मेजर। आगे देखते हैं यूज ऑफ स्टील स्लीपर। देखिए स्टील स्लीपर्स जो है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए इसे हम क्रीप को अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्लीपर्स शुड बी ऑफ सच टाइप एंड with such fittings that they effectively prevent the rail from creeping on them. Secondly, the sleeper must have good grip with the ballast to resist the movement of sleeper in the ballast. Steel are tough sleepers and best for this purpose. Increase in number of sleeper will therefore help in prevention of creep. सिंपल बता रहा हूँ आपको, देखिए जो स्लीपर का काम किया रेल को अपनी पोजीशन में रखना और लोड जो रेल पे आ रहा है उसे नीचे प्रोवाइड करना। तो जो स्लीपर्स अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिक रेल्स को अच्छे से होल्ड करके रखेंगे, इसकी वजह से मूवमेंट कम होगा, है ना।
जैसे कि वुडन स्लीपर है, वुडन स्लीपर बहुत कमज़ोर होते हैं, उसकी अगर आप स्टील स्लीपर यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से रेल को होल्ड करेंगे, उसकी वजह से मूवमेंट कम होगा। और जितने ज़्यादा आप स्लीपर यहाँ पे लगाओगे उतना कम आपका क्रीप होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा क्रीप प्रिवेंट होगा। जितने ज़्यादा स्लीपर लगाओगे उतना कम क्रीप होगा। तो सिंपल स्टील स्लीपर माना जाता है कि टफ होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ये क्रीप को कम से कम में रोक सकते हैं क्रीप को, ठीक है। आई होप आपको ये क्रीप का टॉपिक पूरी तरीके से समझा है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्लीपर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझा। अगर आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। कुछ डाउट होगा क्रीप में तो ज़रूर पूछेंगे। हमने क्या पढ़ा आज क्रीप में, शॉर्ट में आप देख लेते हैं। क्रीप ऑफ रेल डेफिनेशन आपने देखी कि हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होता है, कुछ सेंटीमीटर्स जो है रेल्स मूव करते हैं, है ना। उसके बाद आपने देखी कि किस वजह से होता है, ब्रेक लगाने की वजह से, वेव मोशन, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, है ना। बहुत सारे हमने रीजंस देखे, इसमें थेरी देखे हमने तीन, वेव थेरी, परकशन थेरी, ट्रैक थेरी। वेव थेरी में जो वेव्स और लिफ्ट फॉर्म होते जाती है, परकशन थेरी जो है जॉइंट पे होती है, ट्रैक थेरी जब ट्रेन स्टार्ट होती है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी अभी। उसके बाद हमने देखे कि हम किस तरीके के इफेक्ट क्या होंगे, है ना। एक्सटेंशन गैप कम हो जाती है, एक्सपांशन गैप कम हो जाती है, स्लीपर अपनी जगह से मूव हो जाते हैं, गेज जो है वो इम्प्रॉपर इनकरेक्ट गेज हो जाती है पॉइंट्स में क्रॉसिंग में, फिश प्लेट या बोल्ट उखड़ जाते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, पुलिंग बैक ऑफ रेल, रेल को अपनी पोजीशन में ज़्यादा वापस लाना। उसके बाद एंकर्स प्रोवाइड करना, उसके बाद स्टील स्लीपर प्रोवाइड करना। तो सारे रीजन है क्लिप को अवॉइड करने के, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको पूरी तरीके से समझा है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू सो मच।